नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और हम महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए अपनी एमसीक्यू की चल रही थी और उसमें दूसरा अपने एमसीक्यू लेके आए हैं। पहले आपने साइंस की एमसीक्यू पढ़ ली है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इनको देख के आपको आंसर देना है और इनके अपने हर ऑप्शन की बात करते चलेंगे दोस्तों। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हाँ दोस्तों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके सामने गोल्जिकाय है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा ईआर है और चौथा हरितलवक है। बताओ दोस्तों, पढ़ लिया होगा आपने। हम बात करें दोस्तों, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और हरितलवक क्या है। देखो दोस्तों, ये कोशिका है। ये जो भी पढ़ रहे हो आप सामने, वो क्या है? कोशिकांग है, यानी कोशिका की क्या है? अंग है। ये क्या है दोस्तों? एक कोशिका है। ये कोशिका में कौन है दोस्तों? केंद्रक है, केंद्रक, न्यूक्लियस। इसको कहते हैं दोस्तों कोशिका की कला, यानी कोशिका कला, कोशिका कला। कोशिका कला कह दो, कोशिका झिल्ली कह दो, बात एक ही है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। ये बीच में पाया जाता है दोस्तों केंद्रक। इसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है दोस्तों यहाँ पर। इसको कहते हैं दोस्तों केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या कला, वही बात है दोस्तों। केंद्रक झिल्ली कह दो या केंद्रक कला कह दो। ये कोशिका की संरचना है। इसमें पाए जाते हैं दोस्तों कई अंग। कोशिका कला, और ये केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर कोशिका, जो केंद्रक घिरा होता है वो किससे घिरा होता है? कोशिका केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दो चीज होती है। एक होता है दोस्तों साइटोप्लाज्म, 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 इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, या इसी को अपन दें। एक तो होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। देखो दोस्तों, जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है? हमने कहा यहाँ पर केंद्रक है और केंद्रक झिल्ली है और इसमें क्या है? कोशिकांग, यहाँ पर कोशिका कला। अगर मैं ये कहूँ कोशिका कला या कोशिका के झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव्य भरा हुआ है, जितने भी संपूर्ण पदार्थ है, वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका कला के अंदर जो भी पदार्थ है, जो क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका का संपूर्ण पदार्थ, सेल का संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। इस कोशिका के कला के अंदर जो भी चीजें भरी हुई है वो कहलाती है जीव द्रव्य कहलाती है। एक जीव द्रव्य संपूर्ण है। अगर मैं इस जीव द्रव्य से, अगर मैं जीव द्रव्य से अलग कर दूं तो यहाँ पर आपको केंद्रक है और केंद्रक में ये कौन है? केंद्रक झिल्ली है। यानी जीव द्रव्य में दो चीज आ रही है दोस्तों। एक तो कौन आ रहा है? कोशिका कला के जो भरा हुआ है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। एक तो कौन आ रहा है? एक तो आपके आ जाता है कौन? केंद्रक। और एक कौन आ जाता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य में दोनों चीजें हैं,
केंद्रक भी है और कोशिका द्रव्य भी। ये केंद्रक और ये कोशिका द्रव्य है। इसलिए हमने कहा जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका में जो संपूर्ण पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अगर अपन बात करें कि भाई कोशिका द्रव्य, केंद्र का आपने देख लिया, और कोशिका द्रव्य क्या है, तो ये वाला जो भाग होता है केंद्र का, यानी केंद्रक झिल्ली, और बाहर कोशिका कौन सी, कोशिका झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली और कोशिका के मध्य जो पाया जाने वाला जीव द्रव्य है, सजीव है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका द्रव्य आप किसे कहेंगे, तो कोशिका द्रव्य कहते हैं किसके मध्य, केंद्रक झिल्ली और कोशिका कला के मध्य। मैं यहाँ लिख सकता हूं, इन दोनों के जो मध्य कौन पाया जाता है, सजीव पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, सजीव इकाइयां या सजीव जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगर निर्जीव पदार्थ होता है दोस्तों, कौन होता है, निर्जीव पदार्थ होता है, तो उस निर्जीव पदार्थ को अपन कहते हैं मेटाप्लास्ट। क्या कहते हैं, मेटाप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। यहां तक बात बैठ गई होगी दोस्तों। हमने कहा जीव द्रव्य यानी संपूर्ण कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। और कोशिका कला और केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला और कोशिका कला के मध्य जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इन दोनों के मध्य जो सजीव इकाइयां, सजीव संरचनाएं पाई जाती है उनको अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तरल पदार्थ भरा होता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। निर्जीव पदार्थ जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मेटाप्लास्ट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिका द्रव्य किसके मध्य पाया जाएगा, तो आप कहते हैं केंद्रक झिल्ली और कोशिका कला के मध्य जो तरल पदार्थ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य में दोस्तों अगर सजीव इकाइयां पाई जाती है तो उनको अपन कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका द्रव्य में, किसमें दोस्तों, कोशिका द्रव्य में जो सजीव पदार्थ पाए जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, कोशिकांग। और जो निर्जीव पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मेटाप्लास्ट कहते हैं। यहां तक बात समझ गए होंगे। प्रश्न अपना था किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है, तो हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, कोशिकांग की बात करते हैं। केंद्रक कोशिका में कौन पाया जाता है, कोशिका में पाए जाते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य को अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म, और केंद्रिका झिल्ली जो केंद्र के चारों ओर पाई जाती है वो कौन होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। संपूर्ण पदार्थ को अपन क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य में दो भागों में हो गया, एक केंद्रक पाया जाता है और कोशिका द्रव्य। सजीव है तो उनको कहते हैं कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में अगर सजीव इकाइयां हैं, सजीव संरचनाएं हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अगर कोशिका द्रव्य में निर्जीव संरचनाएं होती है तो उनको अपन क्या कहते हैं, मेटाप्लास्ट। हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, कोशिकांग की बात कर रहे हैं। अब ये जो आपके सामने ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर और हरित लवक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये कोशिकांग है जो किसमें पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सजीव संरचनाएं होती है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों, फिर आगे अपन कोशिकांग की बात इसमें कर लेते हैं। देखो हम बात कर रहे थे कोशिकांग, यानी कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है दोस्तों, कोशिकांग पाए जाते हैं। अगर मैं कोशिकांग की दोस्तों बात करूं, किसकी बात करूं, कोशिकांग, तो कोशिकांग जो पाए जाते हैं। अब कोशिकांग किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने परिभाषा आपको बता दी है। मैंने आपको परिभाषा ये बताई कि जो कोशिका द्रव्य में सजीव संरचनाएं पाई जाती है उनको अपन क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और जो निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है उनको मेटाप्लास्ट कहते हैं। कोशिकांग जो होते हैं वो 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। 3 प्रकार कौन से दोस्तों, एक होता है जैसे मतलब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। कोशिका में 3 प्रकार से कोशिकांग को बांटा गया है। और बहुत मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा सीधा सा कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है या एकल झिल्ली युक्त है या झिल्ली पाई ही नहीं जाती है। तो दोहरी कला या दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त
और दूसरा प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त। और अगला जो प्रकार होता है वो होता है झिल्ली विहीन, झिल्ली विहीन, जिसके झिल्ली रहित कह दो दोस्तों, झिल्ली रहित है। कोशिकांग को कितने भागों में बांटा है, तीन। कोशिकांग जो पाए जाते हैं उनको तीन भागों में। पहला होता है कौन सा, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली और झिल्ली रहित होता है दोस्तों। अगर मैं दोहरी झिल्ली की बात करूं दोस्तों, तो ये कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो अगर बात करें दोहरी झिल्ली में कौन कौन से आते हैं, तो आता है दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछा जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन सा झिल्ली युक्त है, तो आपको बताना होगा दोस्तों ये होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन सा, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दोहरी झिल्ली युक्त। एक होता है दोस्तों प्लास्टिड, प्लास्टिड हरित लवक इसी का भाग है दोस्तों। प्लास्टिड का क्या है, हरित लवक या क्रोमोप्लास्ट। एक होता है केंद्रक, ये तीनों ही कोशिकाएं क्या है दोस्तों, दोहरी झिल्ली युक्त है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक, इन तीनों के दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इन तीनों के क्या होता है, दोहरा आवरण पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पड़ गया। याद हो गया दोस्तों, दोहरी झिल्ली माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और कौन सा होता है, केंद्रक होता है। अगर अपन बात करें दोस्तों झिल्ली रहित, तो झिल्ली रहित की मैं बात करूं तो झिल्ली रहित में आता है दोस्तों राइबोसोम, राइबोसोम कौन सा है दोस्तों, राइबोसोम। केंद्रिका दूसरा कौन सा है दोस्तों, केंद्रिका। और तीसरा होता है दोस्तों कौन सा, तारक केंद्र, तारक केंद्र सेंट्रीसोम, तारक केंद्र। तो बीच में रह गया दोस्तों कौन सा, वो रह गया एकल झिल्ली युक्त। वो याद हो गए होंगे दोस्तों, झिल्ली रहित राइबोसोम, केंद्रिका और तारक केंद्र, इन तीनों के झिल्ली नहीं पाई जाती है, एकल झिल्ली, झिल्ली पाई नहीं जाती है। और एकल झिल्ली युक्त होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके कौन से, गोल्जी काय, गोल्जी काय। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होती है ईआर। तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है कौन सा आपके, रिक्तिका। ये दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये है एकल झिल्ली युक्त, यह है झिल्ली रहित और यह दोहरी झिल्ली युक्त है। दोहरी झिल्लियों में कौन आ गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। एकल झिल्ली में आ गया गोल्जी काय, ईआर और रिक्तिका। और झिल्ली रहित में आ गया कौन सा, राइबोसोम, केंद्रिका और तारक केंद्र आ गया दोस्तों। अब आपका प्रश्न कौन सा था, क्रिस्टी। देखो दोस्तों जो क्रिस्टी माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात अपन करें, सबसे पहले माइट्रोकॉन्ड्रिया की अपन बात करें, तो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता थे वो थे अल्टमान और कोलिकर। कौन थे दोस्तों, कोलिकर और अल्टमान, कोलिकर और अल्टमान। ये तो खोजकर्ता थे दोस्तों। नाम जो दिया था वो दिया था दोस्तों सी बेंडा ने। किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था, सी बेंडा ने। आप माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात ही कर रहे हो दोस्तों, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की जब जब अपन बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है दोस्तों मैट्रिक्स। क्या पाया जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स। इसी में पाए जाते हैं दोस्तों ऑक्सीसोम। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम में पाए जाते हैं दोस्तों F0 और F1, ये ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसी में पाए जाते हैं दोस्तों क्रिस्टी। इसी में क्या पाई जाती है दोस्तों, क्रिस्टी पाई जाती है। मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम और क्रिस्टी ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। प्लास्टिड ये हरित लवक का भाग है, या प्लास्टिक किसका भाग होता है, हरित लवक का भाग। ये केंद्रक दोस्तों आपने जान ही लिया है किसे कहते हैं, गोल्जी का ईआर। ईआर को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। ईआर दो प्रकार की होती है। ईआर का मतलब दोस्तों होता है अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो होती है दोस्तों, एक होती है SER और एक होती है RER। SER का मतलब होता है स्मूथ और RER का मतलब होता है रफ है। तो एक तो हो गई दोस्तों कौन सी, खुरदरी, और एक होती है दोस्तों कौन सी, चिकनी। एक तो स्मूथ यानी दोस्तों कौन सी होगी, खुरदरी होती है, और रफ यानी एक होती है दोस्तों कौन सी, चिकनी। तो दोस्तों दो प्रकार की हो गई, एक खुरदरी और एक कौन सी, चिकनी। यानी चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, दो प्रकारों में बांटा गया। अगर मैं नाम बताऊं दोस्तों, खुरदरी क्यों पड़ा, तो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें इस अंतःप्रदेवी जालिका में किसके कण पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। किसके कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण क्यों पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये राइबोसोम के जो कण होते हैं वो किसका काम करते हैं, तो ये दोस्तों करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका किसका संश्लेषण करती है, तो याद रख लेना दोस्तों, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका मतलब वसा का करेगी। वसा दोस्तों कैसी होती है, चिकनी होती है। और रफ यानी दोस्तों चिकनी किसका करेगी, वसा का। और खुरदरी, खुरदरी का मतलब कौन से कण पाए जाते हैं दोस्तों, राइबोसोम के कण। इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो खुरदरी नजर आती है, इसका नाम भी क्या पड़ गया, खुरदरी। तो ये किसका संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण। तो खुरदरी तो किसका करेगी, प्रोटीन संश्लेषण का, और चिकनी किसका करेगी दोस्तों, तो वो करती है वसा का संश्लेषण करती है। एक मात्र कोशिकांग ऐसा है दोस्तों, एक मात्र कोशिकांग कौन सा दोस्तों, ER। एक मात्र कोशिकांग ऐसा है जो किससे जुड़ा होता है, केंद्रक से जुड़ा होता है। यानी ER अंतःप्रदेवी जालिका एक ऐसा अंग है जो किससे जुड़ा होता है, डायरेक्ट वो प्रोटीन से जुड़ा होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आप इसका उत्तर बता सकते हो किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिका को ATP के रूप में क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ATP के रूप में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपन ने आपने बात की है। अगले प्रश्न और आएंगे तो दोस्तों और उसमें आगे अपन बात करेंगे, क्योंकि अपने ये पहला ही क्वेश्चन है और उसी में अपन इतना टाइम ले रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। देखो दोस्तों स्क्रीनशॉट लो और अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। देखो दोस्तों कौन सा उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से, निम्न में से कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। देखो दोस्तों कौन सी है, पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधा घर प्रभाव, पौधा गैस, गैस पूछ रहा है तो कौन सी आ जाएगी, कौन सा प्रभाव हो गया दोस्तों, पौधा घर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस। इसमें गैसें बतानी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दोस्तों। कौन सी होगी, देखो दोस्तों अपन बात करें पौधा घर प्रभाव में, तो पौधा घर प्रभाव से संबंधित गैसें होती है। पहली दोस्तों होती है कौन सी, CO2, जो कितने परसेंट पर पाई जाती है दोस्तों, 60% भाग है। सर्वाधिक जो ग्रीन हाउस गैस है, पौधा घर प्रभाव वाली जो गैस है वो कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली मैं बात करूं दोस्तों तो वो होती है मीथेन। कौन सी होती है दोस्तों, मीथेन, जो लगभग कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों, 20% पाई जाती है। अगली बात मैं दोस्तों करूं तो वो होती है दोस्तों कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगली दोस्तों मैं बात करूं CFC, CFC नहीं दोस्तों, ओजोन। अगली कौन सी होती है दोस्तों, ओजोन। अगली तो होती है दोस्तों जल वाष्प,
ये चीजें संबंधित है दोस्तों किससे, ग्रीन हाउस गैस या अपन कह सकते हैं पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सी गैसें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है जिसका सूत्र आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, CH4 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड वही गैस है दोस्तों, नाइट्रस है दोस्तों, ये कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और नाइट्रस ऑक्साइड को ही दोस्तों कहते हैं लाफिंग गैस है। कौन सी गैस कहते हैं, लाफिंग, हंसाने वाली गैस है दोस्तों, ये कौन सी है, हंसाने वाली गैस है, तो इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। अगला है दोस्तों ओजोन, और अगला कौन है, जलवाष्प। ये पौधागर प्रभाव के लिए क्या उत्तरदायी गैसें हैं। आपका ऑप्शन देख लो, ये सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये NO2 है दोस्तों, क्या है, NO2 है, तो ये तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप में उत्तर में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ये है। अगर शॉर्ट रूप में इसे आप ज्ञात करना चाहो तो एक ट्रिक होती है दोस्तों इसकी, ओ मीना काजल लगा, ओ मीना काजल लगा। ओ मीना काजल, ओ का मतलब दोस्तों ओजोन होता है, क्या होता है, ओजोन होता है। मी का मतलब दोस्तों क्या होता है, मीथेन होता है। ना का मतलब दोस्तों होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और का मतलब दोस्तों होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल का मतलब दोस्तों होता है कौन सा, जल वाष्प होता है। बैठ गई होगी बात, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, निम्न संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ना है, निम्न संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी ऐसे कोशिकाओं को बताना है जो दोनों, यानी पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। देखो दोस्तों, कोशिका भित्ति के, कोशिका जो भित्ति होती है ये दोस्तों केवल किस में पाई जाती है, तो आप बोलो गुरुजी किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। हाँ, न्यूक्लियस दोनों में होता है दोस्तों, ये सही है बात है, लेकिन गलत कौन सी हो गई, ये वाली, दोनों में नहीं पाया जाता। मतलब ये दोनों में होगा तो ये कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। न्यूक्लियस सही है दोस्तों, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है दोस्तों वो कौन सी कोशिका में होगा, पादप कोशिका में होता है। अंतःद्रवी जालिका और कोशिका कला, ये बात सही है दोस्तों, अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला। आगे देख लेते हैं चौथा ऑप्शन और देखो दोस्तों, कोशिका कला और कोशिका भित्ति, ये बात गलत है दोस्तों, ये केवल किस में होगा, पादप में होती है। ये पूछ क्या रहा है दोस्तों प्रश्न, दोनों में पाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन काट दिया आपने, पहला काट दिया दूसरा, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा 230 हो जाएगा। अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला जो पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका का भी क्या है, अंग है। बैठ गई होगी बात दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो निम्न में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है दोस्तों, कौन से प्रक्रम द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, नहीं होती है। ऐसे कौन से हैं जिनके द्वारा क्या होगी, जिनके द्वारा क्या होगी, CO2, निम्न में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है, पूछ रहा है दोस्तों। नहीं करता है मतलब 3 क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं, इसमें से एक नहीं कर रहा है। देखो दोस्तों, उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया, उत्पादक का मतलब दोस्तों होता है पादप है, क्या होता है दोस्तों, पादप। उत्पादक का मतलब पहला ही आ गया तो कौन है, पादप है। हम जानते हैं दोस्तों पादप जो होते हैं, पादप जो होते हैं वो क्या करते हैं, 2 क्रिया करते हैं। एक दोस्तों करते हैं श्वसन, एक तो क्या करते हैं श्वसन, और एक करते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों पादप भोजन का निर्माण करते हैं और श्वसन में अपनी तरह क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया। तो पादप श्वसन में ऑक्सीजन तो लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन तो लेते हैं और छोड़ते कौन सी है दोस्तों, CO2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो ये तो बात क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। मतलब है उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया में CO2 क्या होगी दोस्तों, मुक्त होती है। मैं श्वसन की बात बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर आता प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों CO2
प्लस H2O लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर CO2 छोड़ते नहीं है, यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं। और छोड़ते कौन सी है, O2 छोड़ते हैं दोस्तों। कौन सी छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं, और बन जाता है C6H12O6 ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्लस किसकी, कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पर लेने का काम करें, कौन सी पादप, क्या प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं, और श्वसन में क्या करते हैं, CO2 को मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया में, तो ये तो बात क्या है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, CO2 मुक्त किया जाता है। अगली बात, उपभोक्ताओं की श्वसन। हमारी श्वसन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो वही बात है, हम O2 तो क्या करते हैं, लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो ये भी बात आपकी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। कार्बनिक अपशिष्टों को जलना, कार्बनिक अपशिष्ट यानी जब जब हम ईंधन या कार्बनिक अपशिष्टों को जलाते हैं, जैसे कार्बन C+O2, तो क्या बनेगा दोस्तों, CO2 बनता है। तो ये बात भी क्या है, कार्बनिक अपशिष्टों को जब जब आप जलाओगे तो भी बाहर कौन निकल रहा है दोस्तों, CO2 ही निकल रहा है। प्रकाश संश्लेषण, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं, ना कि क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से दोस्तों कौन सा कथन सही है, पढ़ो दोस्तों। प्रश्न देखने लायक है दोस्तों, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, और आगे भी पूछने की क्या है, चांस है दोस्तों। देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही बताना है दोस्तों, क्या बताना है, सही। स्वयं परागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। द्विलिंगी पुष्प स्वयं परागण एवं पर परागण दोनों कर सकते हैं। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं, और दोनों गलत हैं। कौन सा बताना है दोस्तों। देखो दोस्तों, परागण की अपन बात करें, परागण की मैं बात बता दूं, पहले तो आपको मैं बताऊं द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं और एक लिंगी पुष्प क्या होता है। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी, नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प केवल एक जननांग को धारण करता है। या तो कौन सा होगा, नर होगा या मादा जननांग होगा, तो केवल एक जननांग को धारण करता है। एक जननांग पाया जाता है, ऐसे लिख दो दोस्तों, पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं एक लिंगी कहते हैं दोस्तों। कौन सा पुष्प कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी यानी एक जननांग पाया जाता है, तो वो कौन सा हो गया, एक लिंगी। और द्विलिंगी या उभय लिंगी, द्विलिंगी या उभय जो लिंगी होता है, उसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं दोस्तों। क्या पाए जाते हैं, दोनों जननांग पाए जाते हैं। इसमें कौन, दोनों कौन, नर भी होगा और कौन भी होगी, मादा जननांग भी होता है। इसमें केवल क्या होता है, एक होता है। यहां तक बात बैठ गई दोस्तों। एक लिंग यानी एक जननांग को धारण करने वाला, और द्विलिंग यानी दोनों को धारण करने वाला। अब प्रश्न मैं आगे बताऊं, परागण क्या है दोस्तों। देखो परागण क्या है, दोनों में अंतर समझना। परागण क्या है दोस्तों, देखो परागण, देखो दोस्तों, नर जननांग पराग कोश यानी पुंकेसर होता है, पुंकेसर में पराग कोश होता है, और पराग कोश से में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। अब आपको उत्तर इसमें देना है। देखो दो है दोस्तों, एक लिंगी और द्विलिंगी। द्विलिंगी देखो दोनों जनंग है, दो पुष्प हैं, यानी एक पुष्प है उस पर दोनों जननांग हैं। तो देखो स्वयं परागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। बिल्कुल बात क्या है दोस्तों, सही है। स्वयं परागण
केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही होगा, एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें एक लिंगी है तो नर जनन तो पुष्प को धारण कर रखा है, लेकिन स्वपरागण, स्वपरागण का मतलब परागण दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और एक होता है कौन सा? पर परागण। एक होता है स्व, दूसरा होता है कौन सा? पर परागण। स्वपरागण का मतलब है, अगर आपके यहाँ पर दोस्तों कोई पुष्प है, देखो ये कोई पुष्प है तो स्वपरागण का मतलब है यहां से कौन जाएगा दोस्तों? परागकण जाएगा और इसकी वर्तिकाग्र पर यहीं पर गिर जाता है, उसी पुष्प पर गिर जाता है, तो वो तो कहलाता है क्या? स्वपरागण। और यहाँ पर देखो दोस्तों, एक पुष्प आपके पास यहाँ पर है और एक पुष्प यहाँ पर है, अगर इसका केसर यानी परागकण, इसका परागकण यहाँ पर वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो ये कहलाता है दोस्तों कौन सा? पर परागण। कौन सा? पर परागण। यानी समझ गए, अगर पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो तो कहलाता है स्वपरागण, और अगर पराग कण दूसरे पुष्प या दूसरे पादप के पुष्प पर गिरते हैं तो वो कहलाता है कौन सा? पर परागण। तो ये तो पर परागण है और ये कौन सा है? स्वपरागण। तो स्वपरागण के लिए पादप कैसा होना चाहिए दोस्तों? पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। बिल्कुल बात क्या है दोस्तों? सही है। द्विलिंगी पुष्प स्वपरागण और परपरागण दोनों कर सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, एक लिंगी पुष्प में केवल कौन सा परागण होगा? तो आप बताओगे गुरुजी पर परागण होगा। एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण की क्रिया कभी भी नहीं होगी। ये बात आपके बैठ गई होगी। तो दोनों बातें क्या है दोस्तों? सही है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी दोनों क्या है दोस्तों? सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकतम विराम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, अधिकतम विराम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। देखो, तो दोलन की बात बता रहा है दोस्तों। किसकी बात बता रहा है? दोलन की ये बात कर रहा है। तो मैं दोलन के बारे में अगर आपसे बात करूं, ये पूछ रहा है आपसे, एक दोलन करते हुए सरल लोलक के निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है दोस्तों। कैसा? सत्य पूछ रहा है आपसे। तो ये दोलन है दोस्तों, यहाँ पर दोलन है, ये वाला दोलन है, ये इसका कहलाता है दोस्तों विस्थापन की बात कर रहा है। किसकी? अधिकतम विस्थापन। यानी यहां से मैं इसको छोड़ूंगा, यहां से जाएगा तो ये जाएगा, यहां जाके यहाँ पर, तो इसका अधिकतम विस्थापन यहां से छोड़ने पर यहाँ पर आ गया, फिर वापस आएगा तो विस्थापन घटता जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ दोस्तों? यहां तक ज्यादा हुआ। यानी हम कह सकते हैं अधिकतम विस्थापन में यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? सर्वाधिक है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक है। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। मध्य यहाँ पर बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पर स्थिति ऊर्जा ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पर कौन ज्यादा होती है माध्य में? तो वो होती है दोस्तों कौन सी? गतिज ऊर्जा में। तो सर्वाधिक विस्थापन, यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होती है? सर्वाधिक। अब आप इसका उत्तर दे सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ से कोई चीज को छोड़ा, ये दोलन करेगी, तो ये दोलन करके यहाँ तक आई, तो यहाँ पर स्थितिज में थी, तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा ज्यादा? तो आप बोलोगे स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही मैंने छोड़ा तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका पड़ा हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण, अगर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, वो ना तो खत्म होगी और ना ही इसका निर्माण होता है। आप यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम है? तो आप बोलोगे स्थितिज ऊर्जा। और मैं इसको छोड़ूंगा तो ये गति करेगी, तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा। घटेगी कौन सी? स्थितिज। या अंत में पहुंचेगी तो वापस यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? स्थितिज सर्वाधिक हो जाएगी, माध्य में कौन सी? गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। अब देख के आपको बताना है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। बिल्कुल बात क्या है दोस्तों? गलत है। अधिकतम विस्थापन में न्यूनतम नहीं होगी दोस्तों, ये तो बात ही बिल्कुल क्या है? गलत है। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, बिल्कुल बात बैठ सकती है। आगे और ऑप्शन देखो, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। न्यूनतम नहीं होती है दोस्तों, क्या होती है?
गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ना दोस्तों ना, स्थितिज ऊर्जा तो न्यूनतम होगी, सर्वाधिक कौन होती है? गतिज होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बी ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम विस्थापन का मतलब होता है दोस्तों चरम अवस्था। कौन सी अवस्था है ये? चरम अवस्था है। और ये कौन सी होती है? माध्य अवस्था है। तो माध्य अवस्था में तो हमेशा ही गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, चरम अवस्था में कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो दोस्तों, क्या होगा जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है? जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस से ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल बात क्या है? गलत है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें एक चीज है, जैसे यहां पर होता है 0 डिग्री, फिर होता है 4 डिग्री, फिर अपन मान लेते हैं कितना डिग्री? 10 डिग्री। यहां पर मैं बात करूं दोस्तों घनत्व, घनत्व और एक होता है दोस्तों कौन? आयतन। एक होता है आयतन और एक होता है घनत्व। अब याद रखना दोस्तों, देखो मैंने बताया यहाँ पर घनत्व, यहाँ पर कौन है? आयतन। ऊपर 0 डिग्री, यहाँ पर 4 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री। अगर मैं बात करूं तो घनत्व बढ़ेगा घटेगा, आपको 4 डिग्री पे करना है अधिकतम। क्या करना है दोस्तों? अधिकतम करना है, अधिकतम। यानी घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। और आयतन में आपको करना है दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम। क्या करना है? न्यूनतम। अब आप जान गए दोस्तों, यह अधिकतम है तो इधर कितना आना है, और यह अधिकतम है तो इधर कितना आएगा। तो आप कह सकते हो अधिकतम है तो यहाँ पर क्या आएगा? कम आएगा दोस्तों। क्या आएगा? कम। यह अधिकतम है तो इधर कितना आएगा? तो आप बताओगे दोस्तों कितना आएगा? कम आएगा। ये न्यूनतम 4 डिग्री पे न्यूनतम आयतन, तो इधर क्या होगा? तो आप बोलोगे अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और यहाँ पर न्यूनतम है तो इधर कितना होगा? तो आप बोलोगे कितना होगा? अधिक होगा। ये माइंड सेट रखना है दोस्तों। देखो 0, 4 और 10 घनत्व है, यानी अधिकतम कितने पे होता है? 4 पे। आयतन कितना होता है? 4 पे। न्यूनतम होता है तो दोनों ओर अधिक आएगा, यह अधिकतम तो दोनों ओर क्या आएगा? कम आएगा। अब आपको उत्तर देना है, ये बता रहा है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, क्या होगा जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री, मतलब ठंडा किया जा रहा है, गर्म नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ठंडा। तो वहां पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन को छांट के बताना है। जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस से ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल बात क्या है? गलत है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, फिर बाद में क्या होता है? बढ़ता है। ये बात बैठ सकती है दोस्तों। देखो 8 से कम हो रहा है ना, 8 से है तो ठंडा करोगे तो इधर आएगा दोस्तों। किधर आएगा? इधर आएगा। तो 8 से ठंडा हो रहा है तो पहले तो आयतन क्या था? अधिक था। पहले क्या था? अधिक था। तो अब क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम होगा। यानी क्या होगा? पहले तो क्या हो रहा है? कम होता है, फिर बाद में बढ़ता है। यानी ये अधिक था तो यहाँ पे कम होगा, और फिर दोबारा बाद में दोस्तों क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आपका उत्तर होना चाहिए दूसरा। फिर भी आगे और देख लेते हैं। जल का आयतन समान रूप से तो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होता है और बाद में क्या होता है? बढ़ता है। घनत्व की बात करेंगे अपन तो ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये उल्टा कह रहा है दोस्तों। यहां से कम है तो बढ़ेगा और फिर वापस कम होगा। ये कह रहा है घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होता है और बाद में बढ़ता है। बाद में बढ़ता नहीं है, अधिक तो होता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वापस क्या होता है दोस्तों? कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो ये बात बैठ गई होगी। घनत्व 4 डिग्री पे अधिकतम लिखना है, आयतन है 4 डिग्री के न्यूनतम, दोनों और अधिक, तो दोनों और अधिकतम है तो इधर क्या हो जाएगा? कम। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा जल्दी चलते हैं। निम्न में से कौन कौन से कथन सही है? अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। उत्तल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। अवतल दर्पण कभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता। आपको उत्तर बताना है दोस्तों कौन सा होगा। देखो अवतल और उत्तल की जब जब आप बात करते हो दोस्तों, तो मत प्रतिबिंब निर्माण में 2 चीजें याद रखना। देखो हमने कहा सीधा और वास्तविक, हमेशा वास्तविक के साथ हमेशा कौन आएगा दोस्तों? उल्टा आता है। अगर आपको उल्टा नहीं मिले और कोई चीज मिले तो मतलब समझ जाना वो ऑप्शन ही क्या है? गलत है। यानी वास्तविक के साथ हमेशा कौन आएगा दोस्तों? उल्टा आता है। और
आभासी के साथ हमेशा दोस्तों कौन आता है, सीधा आता है। आभासी के साथ दोस्तों हमेशा कौन आएगा, सीधा आता है। तो आप बता सकते हो अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक, अब सीधे के साथ हमेशा कौन आना है दोस्तों, आभासी आना है, तो वास्तविक तो आएगा ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं है, तो मतलब सही है। अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। क्या आएगा, वास्तविक के साथ तो उल्टा और आभासी के साथ सीधा आना है दोस्तों। तो बिल्कुल बात क्या है, सही है। उत्तल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। सीधा है तो दोस्तों कौन आएगा, आभासी। तो ये भी बात दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, नहीं बनाता है दोस्तों। अगर बनाता होता तो गलत हो जाती। अवतल दर्पण कभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है दोस्तों। अवतल दर्पण 5 स्थितियों में, कितनी स्थितियों में, 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनाता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनाता है। लेकिन एक स्थिति में आभासी और क्या बनाता है दोस्तों, सीधा बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब की बात बता रहा है, अवतल दर्पण की कह रहा है ये बात दोस्तों। तो ये 5 स्थितियों में तो अवतल दर्पण क्या बनाता है, वास्तविक और उल्टा, और एक स्थिति में क्या बनाता है, आभासी और सीधा। वो कब बनाता है दोस्तों, जब वस्तु कहां पर रहती है, एफ है यानी अनंत, वह किसके मध्य होती है, पी के मध्य होती है, तब वो आभासी और क्या बनता है दोस्तों, सीधा बनता है। बाकी स्थितियों में कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये बात गलत है दोस्तों, आभासी बनाता है, आभासी बनाता है एक स्थिति में, नहीं आएगा दोस्तों, बनाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, पूछ क्या रहा है, कथन सही है। तो ये तो गलत है दोस्तों, पहला और दूसरा सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। बैठ गई बात दोस्तों, आगे चलो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रतिरोध की अपन बात करते हैं, तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा के जो आई के मार्ग में जो कोण उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है दोस्तों, आर होता है, आर होता है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ओम होता है। कौन होता है, ओम। अगर मैं प्रतिरोधकता की बात करूं दोस्तों, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों ओम इंटू मीटर। क्या होता है दोस्तों, ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर होता है। तो चालक प्रतिरोध की निर्भर करता है, देखो उसकी लंबाई पर, यानी चालक तार की लंबाई पर, बिल्कुल बात सही है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई पर आप बात करोगे तो आर समानुपाती होता है लंबाई के। लंबाई तार की बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बिल्कुल करता है दोस्तों, वो करता है आर व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या होता है, ए होता है। यानी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों से आपके निकल कर आता है दोस्तों कौन, प्रतिरोधकता निकल के आती है। उसके ताप पर बिल्कुल बात क्या है दोस्तों, सही है। तो उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। एक चीज और, ये जो प्रतिरोध है निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है दोस्तों। किस पर करता है, प्रकृति। तो प्रतिरोध 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला कौन सा है, चालक तार की लंबाई पर समानुपाती होगा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके ताप पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। और चौथा याद कर लेना, पदार्थ की प्रकृति, चांदी में अलग होगा, सोने में अलग होगा। बैठ गई बात। हाँ दोस्तों, ये थी किसकी बात है, प्रतिरोध की। अगर मैं प्रतिरोधकता की बात करूं दोस्तों, तो ये प्रतिरोधकता 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो ताप पर करता है, एक तो दोस्तों किस पर करता है, ताप पर करता है, और एक पदार्थ की किस पर करता है, प्रकृति पर करता है दोस्तों। ये दो पर नहीं करेगा दोस्तों, एक तो लंबाई पर नहीं करेगा, एक उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल नहीं करेगा। 2 पे करता है प्रतिरोधकता, और 4 पे करता है कौन, प्रतिरोध करता है। अगला क्वेश्चन 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
2 एम्पियर की धारा की एक युक्ति द्वारा 5 मिनट के लिए ली जाती है तो परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। आवेश की मात्रा पूछ रहा है दोस्तों। एम्पियर धारा क्या है दोस्तों, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को देखो दोस्तों, आई बराबर है क्यू अपॉन टी, आवेशों की प्रवाह की दर। और मैंने बता रखा है दोस्तों, दर जब भी आ जाए तो बटे हुए में क्या लगेगा, टी लगता है दोस्तों। यानी आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब दोस्तों क्या है, आवेश है दोस्तों, क्या है, आवेश है। और आवेश का जो मात्रक होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आई का मतलब क्या है दोस्तों, धारा है। आई का मतलब क्या है, धारा। और धारा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर होता है। टी का मतलब समय और सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये पूछ क्या रखा है दोस्तों, 2 एम्पियर दे रखा है। आपके पास दे रखा है क्या, आई बराबर कितना है, 2 एम्पियर दे रखा है। अगली बात पूछे तो 5 मिनट, टी बराबर कितना दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है। सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे तो आपके पास कितनी सेकंड आ गई, 300 सेकंड आ गई दोस्तों। ज्ञात करना है आपको बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा। आवेश का तो पक्षांतरण आप करोगे तो सूत्र बन जाएगा Q बराबर है आई टी। क्यूट बन गया दोस्तों, क्या बन गया, क्यूट। क्यू बराबर आई टी। तो आप मान रखोगे 2 इंटू कितना हो गया, 300 सेकंड। तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों कितना, 600 गुलाम। 600 क्या आ गया दोस्तों, गुलाम आ गया। तो आपका उत्तर कौन सा आ गया, 600 गुलाम। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वाला का रंग निर्भर करता है दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, ऑक्सीजन आपूर्ति पर, आसपास के तापमान पर, कौन से पे। यानी ज्वाला, ज्वाला का मतलब अगर अपन किसी ईंधन को जलाते हैं, ईंधन वे पदार्थ होते हैं दोस्तों, ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने पर अपन क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो ईंधन बराबर हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ईंधन बराबर है वे पदार्थ, यानी पदार्थ, पदार्थ प्लस किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन। तो बराबर अपन को क्या देते हैं दोस्तों, उष्मा देते हैं। तो उनको अपन कहते हैं ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ईंधन कहते हैं। तो ज्वाला का रंग निर्भर करता है दोस्तों, ज्वाला का रंग निर्भर करता है दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ का मतलब होता है ऐसे ईंधन जो इसको अपन को जलाना पड़ता है, यानी जलने वाला पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, जलने वाला, जलने वाले पदार्थ को अपन कहते हैं दाह्य पदार्थ कहते हैं। दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगर आप सीएनजी एलपीजी जलाते हो तो उसका नीला रंग होता है। कैसा होता है, ज्वाला का कैसा होता है, नीला रंग। मतलब आप जान गए एलपीजी और सीएनजी को आप जलाते हैं तो लगभग कैसा रंग होता है दोस्तों, नीली ज्वाला के साथ जलती है सीएनजी या एलपीजी, नीला के साथ जलती है तो वो अच्छी क्वालिटी की होती है। ऑक्सीजन आपूर्ति पर बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगर आपको ईंधन को जलाना है तो जितनी उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है उतना ही सही जलता है। और ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है, धुआं उत्पन्न हो जाती है आसपास के तापमान पर। यह बात बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आप बात ही करो दोस्तों तो मैं यहां पर आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखो दोस्तों, ज्वाला से संबंधित अपन बात करें, ज्वाला से संबंधित बात करें तो नीली ज्वाला, अगर कोई पदार्थ नीली ज्वाला के साथ जल रहा है, कौन सी ज्वाला, नीली ज्वाला के साथ जल रहा है, तो मतलब है वह है उष्मा का क्या है, अच्छा स्रोत है। मतलब क्या है, अच्छा है, वो कैसा है, अच्छा है। उष्मा क्या मिलेगी, अच्छी मिलती है। अगर वो पीली के साथ जल रहा है तो थोड़ा उसमें क्या है, गुणवत्ता क्या है, कम है। और अगर वह काले के साथ जल रहा है तो मतलब वो बिल्कुल क्या है, बेकार है। तो ज्वाला होती है नीली, पीली और काले रंग की होती है। ऊपर वाली जो अंतिम वाली होती है वो नीली होती है, अच्छी ज्वाला के साथ जलती है। मध्य में होती है पीले और बीच में होती है काली ज्वाला होती है। अगर अपन बात करें ईंधन की, अगर मैं बात करूं दोस्तों ईंधन की, तो ईंधन में जिसका उष्मीय मान सर्वाधिक होता है, कौन सा मान, उष्मीय मान। कौन सा मान दोस्तों, उष्मीय मान। तो उष्मीय मान सर्वाधिक होगा, तो उष्मीय मान सर्वाधिक होता है वो उतना ही
जलने में क्या होता है, बेस्ट ईंधन होता है, अच्छा ईंधन माना जाता है। उसमें मान का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप 1 किलोग्राम ईंधन को जलाते हो तो उसे कितनी ऊर्जा मिलती है, वो उसमें मान कहलाता है। इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति केजी होता है, यानी 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर मिलने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्मीय मान कहलाती है। जैसे मैं ऊष्मीय मान की आपको बात बताऊं, हाइड्रोजन H2O का ऊष्मीय मान होता है दोस्तों ये 1.5 लाख, कितना होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख किलो जूल प्रति केजी होता है दोस्तों। इसके नीचे जब आते हो दोस्तों तो सीएनजी यानी एलपीजी का मान होता है दोस्तों, वो होता है 55 हजार होता है दोस्तों। अगर सीएनजी की आप बात करो, सीएनजी की बात करो, CH4 की बात करो, तो इन दोनों का होता है दोस्तों 50,000, कितना होता है 50,000 होता है दोस्तों किलो जूल प्रति केजी। अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करो, किसकी बात करो, पेट्रोल डीजल है, और एक बात करो दोस्तों किसकी, केरोसिन की बात करो, किसकी बात करो, केरोसिन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोलियम डीजल और केरोसिन की अगर बात करते हो तो उसका होता है दोस्तों 45,000, कितना होता है 45,000 किलो जूल प्रति केजी। अगर बात आप दोस्तों करो कोयले की, किसकी बात करो दोस्तों, कोयले की बात करो, तो कोयले का होता है दोस्तों 27,000 से 33,000 होता है दोस्तों, कितना होता है 33,000 होता है। अगर आप बात दोस्तों करो लकड़ी की, किसकी बात करो, लकड़ी की, तो लकड़ी का होता है दोस्तों 17,000 से 23,000 होता है दोस्तों। अगर आप बात करो अगर आप दोस्तों बात करो गोबर के उपले, किसके उपले, गोबर के उपले की बात करो, जिसे अपन देसी भाषा में गरिंडे कहते हैं, उनकी बात आप करो तो उनका होता है 8,000 से 6,000 से 8,000 होता है दोस्तों। 6,000 से कितना होता है 8,000 होता है दोस्तों। बताओ दोस्तों, बैठ गई बात। ऊष्मीय मान, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर मिलने वाली ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन का कितना होता है 1.5 लाख किलो जूल प्रति केजी होता है। एलपीजी का कितना होता है 55,000 होता है। सीएनजी और मेथेन का कितना होता है 5,000 होता है। पेट्रोल डीजल और केरोसिन का कितना होता है 45,000 होता है। कोयले का कितना होता है 27,000 से 33,000 होता है। लकड़ी का कितना होता है 17,000 से 23,000 होता है। और गोबर या उपले का होता है 6,000 से 8,000 होता है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, एक बात होता है यह है ऊष्मीय मान है, एक होता है ज्वलन ताप है, ज्वलन ताप होता है दोस्तों। क्या होता है, ज्वलन ताप होता है, ज्वलन ताप है। अगर आप किसी, देखो दोस्तों ज्वलन ताप का मतलब क्या है, आप एक कागज लेते हो और एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हो, दोनों को जलाते हो कि सीख से, तिल्ली से आप जलाते हो, तो क्या वो समान रूप से जल जाती है, समान समय में जल जाती है? बिल्कुल ना, वही कहलाता है ज्वलन ताप। यानी पदार्थों का ऐसा गुण, यानी वह ज्वलन में कितना समय ले रही है, वो ज्वलन ताप कहलाता है। यानी किसी ईंधन का क्या होता है, वह समय है जिसमें वो जलने में क्या ले रही है, वह न्यूनतम समय जो उसको जलने में लगता है, वह न्यूनतम समय जिसको जलने में लगता है वह कहलाता है ज्वलन ताप। जैसे मैं आपको दो चीजों में पूछता हूं, एक तो आपके पास कागज है, कौन है, कागज है, और एक आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है। अब मैं पूछूं इसमें ज्वलन ताप किसका कम है, तो आप बताओगे कागज का, क्योंकि कागज को तिल्ली दिखाते ही कागज क्या होने लग जाता है, जलने लग जाता है। बाकी लकड़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद में जलती है, तो मतलब इसका ज्वलन ताप दोस्तों क्या है, अधिक है। ज्वलन ताप किसका कम है, कागज का कम है। जैसे ही दोस्तों एक कागज और एक पेट्रोल है, तो पेट्रोल में आप सीख लगाते हो तो कौन जल्दी जलता है, तो वो पेट्रोल आता है दोस्तों। तो मतलब समझ गए कौन है, ज्वलन ताप है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका का संगठन परसेंट, सीमेंट की बात बता रहा है दोस्तों। किसकी बात बता रहा है, सीमेंट की बात बता रहा है। तो सीमेंट में पहले पूछ रहा है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर पूछ रहा है किसका, सिलिका का होता है। देखो दोस्तों 1 से 2% तो होता है आपके किसका, ये होता है दोस्तों आपके सल्फेट का होता है दोस्तों। किसका होता है, सल्फेट। सीमेंट में सल्फेट की मात्रा मिलाई जाती है 1 से 2%। 5 से 10% जो मिलाया जाता है दोस्तों, वो मिलाया जाता है एलुमिना। कौन मिलाया जाता है दोस्तों, एलुमिना मिलाया जाता है, Al2O3 है ना, एलुमिना मिलाया जाता है। 2 से 3% होता है, एक होता है ये दोस्तों,
ये कौन सा 2 से 3% जो होता है वो होता है दोस्तों MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। और 1 से 2% ये वाला दोस्तों जो है वो है Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है दोस्तों। कौन सा है? फेरिक ऑक्साइड है। 50 से 60% ये मिलाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोस्तों कौन है? CaO। और ये वाला 20 से 25% है वो कौन है दोस्तों? सिलिका है। कौन है? सिलिका है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर तीसरा। ये इसका चौथा ऑप्शन वो विपरीत है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बैठ गई बात दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मंगल और बृहस्पति। शनि और बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। अगर सूर्य से क्रम देखते हैं अपन, सूर्य से क्रम देखते हैं तो वो आता है पहले से बुध, बुध आता है। बुध के बाद में कौन आता है दोस्तों? तो बुध के बाद में कौन आता है? आपके शुक्र आता है। कौन आता है? शुक्र। शुक्र के बाद में कौन आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन आता है? पृथ्वी के बाद में आता है कौन? मंगल। मंगल के बाद में कौन आता है? बुध। मंगल के बाद में कौन आता है? बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में कौन आता है? तो आपके बृहस्पति के बाद में आएगा शनि। शनि के बाद में कौन आता है? अरुण। अरुण के बाद में कौन आता है? वरुण आता है। एक प्लूटो था दोस्तों जिसको 2006 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, क्योंकि वह ग्रहों की तुलना में क्या था? ग्रहों के जो नियम थे उनके विपरीत चल रहा था दोस्तों। ये जो वरुण के रास्ते को क्या कर रहा था? काट रहा था, इसलिए उस प्लूटो को क्या कर दिया? हटा दिया। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। सभी ग्रह होते हैं, कितने ग्रह दोस्तों? 8 ग्रह हैं। 8 जो ग्रह हैं उनमें से 6 जो ऐसे ग्रह हैं वो चक्कर काटते हैं दोस्तों पश्चिम से पूर्व। किससे? पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति। 2 गतियां करते हैं दोस्तों ग्रह, एक घूर्णन गति करते हैं और एक परिक्रमण गति करते हैं। परिक्रमण गति तो किसके करते हैं? सूर्य के करते हैं। और एक खुद ग्रह पर अपने गति पर करते हैं वो घूर्णन गति। तो घूर्णन गति 6 ग्रह तो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं। लेकिन 2 ग्रह जो पूर्व से क्या करते हैं दोस्तों? पश्चिम करते हैं। वो होते हैं कौन सा? एक आपका दोस्तों कौन सा है? शुक्र है। और एक आप दोस्तों कौन सा है? अरुण है। ये दोनों ही क्या करते हैं दोस्तों? उल्टी घूर्णन गति करते हैं, छक्के विपरीत क्या करते हैं? चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए का परमाणु क्रमांक 13 तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ए और बी से निर्मित यौगिक का नाम होगा। परमाणु क्रमांक 13 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों? 13 है। 13 है तो मतलब पहले में 2 भरा, दूसरे में 8 भरा, तो कितने हो गए? 10। तो कितने दोस्तों? सी। तो एक के पास क्या है दोस्तों? 3 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं। बी परमाणु का 17 है तो 2 में 2 8 2 8 और 7 कितने हो गए? 17। कमी कितने की यहाँ पर 8 करने के लिए? 1 की कमी है। तो बी के पास कितने की कमी है? तो वही उसकी क्या हो गई? संयोजकता। तिर्यक करोगे तो आपका सूत्र आ जाएगा दोस्तों AB3। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? AB3 कौन सा है दोस्तों? AB3 मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगर अपन बात करें यहाँ पर 13 कौन होता है, तो आप कहते हो 13 एल्यूमिनियम होता है। कौन होता है? एल्यूमिनियम। और 17 पे कौन होता है? क्लोरीन होता है। तो सूत्र क्या बन जाएगा दोस्तों? AlCl3 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका। यहाँ पे कौन है दोस्तों? सिरका है। सिरका एक विलियन है। सिरका एक विलियन है। 50 से 60 एसिटिक अम्ल एल्कोहल, बिल्कुल ना। 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में है, जल में है दोस्तों। 5 से 8% एसिटिक अम्ल बेंजीन में ना। 5 से 8 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में, बिल्कुल ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 5 से 8% एसिटिक अम्ल को किस में मिलाया जाता है? जल में मिलाया जाता है। तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? सिरका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिरका का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है? जल में मिलाया जाता है। ये महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन आपके थे दोस्तों। अगर अच्छी क्लास लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आगे दोस्तों को भी क्या करें? भेजें। अगली क्लास और ऐसी ही क्लास होने वाली है जिसका आपको इंतजार रहेगा।